ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिषाचार्य के.एम. सिन्हा और एस्ट्रो तक पर जुड़े हुए सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे वर्षफल और लग्न या राशि, मीन लग्न मीन राशि वाले जातकों के लिए ये पूरा फलादेश वर्ष 2025 कैसा बीतेगा, इस पूरे वीडियो में हम समझेंगे। देखिए, वैसे तो मैं भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करता हूं कि जो भी नया वर्ष आ रहा है आपको खुशियां दे, आपकी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करे। लेकिन इस बार वर्ष 2025 का जो गोचर बन रहा है वो बहुत अच्छा नहीं है। एक तो सारे ग्रह, जो बड़े ग्रह होते हैं जिनका प्रभाव आप पर बहुत ज़्यादा रहता है, उन ग्रह की अगर बात किया जाए तो उसमें देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव, राहु और केतु, इन सभी का राशि परिवर्तन वर्ष 2025 में होगा। और दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज होने वाली है वो केतु पर अष्टग्रही दृष्टि पड़ने वाली है और वो सूर्य ग्रहण के दिन 29 मार्च 2025 में होगा। तो ये सबसे पहली चीज जो मैं देख पा रहा हूँ, वर्ष 2025 का जो गोचर है उसको समझना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, जब हम लोग वर्षफल की बात करते हैं, मैं अपने सारे सब्सक्राइबर और व्यूअर को बताना चाहता हूं कि वर्षफल वैदिक ज्योतिष के हिसाब से जो आपका बर्थ डेट आता है उसके करस्पॉन्डिंग जब सूर्य का भोगांश बराबर हो जाता है, उस पर जो चार्ट डेवलप होता है उसको वर्षफल का चार्ट कहा जाता है। ये तो अंग्रेजी कैलेंडर का, जिसको ग्रेगोरियन कैलेंडर भी कहा जाता है, इसका केवल डेट चेंज हो रहा है, यानी वर्ष 2024 से वर्ष 2025 हो रहा है। लेकिन वैदिक ज्योतिष में कहा जाए वर्षफल की जो डेफिनेशन होती है, सपोज कीजिए आपका जो जन्म है वो 17 जून का जन्म है किसी भी ईयर में, तो 17 जून 2025 के आसपास सूर्य का जो भोगांश होगा आपके लग्न चार्ट में, जब आप जन्म लिए थे उस समय सूर्य का जितना डिग्री है उतना ही 17 जून के आसपास या 16 जून के आसपास या 18 जून के आसपास कुछ भोगांश जब बराबर हो जाएंगे उस पर्टिकुलर डेट पर, तो हम लोग कहेंगे कि आपका एक वर्षफल बना है। और वर्षफल की गणना करते समय हम लोग मुंथा की पोजीशन को देखते हैं, मुंथेश की पोजीशन को देखते हैं, और साथ में जो सेंसिटिव पॉइंट की गणना की जाती है उसमें सहम को ज़रूर चेक किया जाता है। सहम के आधार पर वर्ष में क्या घटनाएं आपके ऊपर घटित होगी, इसको आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको अपना वर्षफल चाहिए तो कुंडली एक्सपर्ट के मोबाइल ऐप में जाइए और आप अपना वर्षफल डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो वर्षफल की बात करते हैं वो केवल गोचर का प्रभाव रहेगा। आपके लग्न यानी मीन लग्न और मीन राशि के रिस्पेक्ट में जो भी बड़े ग्रह रहेंगे उनका जो प्रभाव होगा उसको देखेंगे, आपके लग्नेश को भी देखेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपका लग्नेश जो है देवगुरु बृहस्पति है, जो वर्तमान में वृषभ राशि में गोचर कर रहे थे, इनका भी राशि परिवर्तन 14 मई को होगा। लेकिन जो सबसे पहला चेंज होने वाला है वो चेंज 29 मार्च 2025 सूर्य ग्रहण का भी दिन रहेगा और उस दिन केतु पर 8 ग्रहों की दृष्टि होगी। वैदिक ज्योतिष में यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो को काउंट नहीं करते हैं, जबकि मुंडन एस्ट्रोलॉजी में, जिसको मेदिनी ज्योतिष कहते हैं, वहां पर जरूर हम यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो को देखते हैं। वर्ष 2025 विश्व के लिए कैसा होगा वो जरूर अगले वीडियो में आप देखिएगा। लेकिन आज का जो वीडियो है ये पूरा डेडिकेटेड आपके लिए पर्सनलाइज्ड है। पर्सनलाइज कहने का मतलब लग्न राशि के हिसाब से आपके लिए पर्सनलाइज्ड है, लेकिन आपका जो बर्थ डिटेल है उसके हिसाब से आपकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा अलग अलग होगी। इसलिए गोचर का प्रभाव सेम रहेगा, लेकिन इसकी इंटेंसिटी दशा अंतरदशा के कारण थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कि वर्ष 2025 महत्वपूर्ण क्यों है। आखिर इसमें एक तो सभी ग्रहों का, जो बड़े ग्रह होते हैं जिनका प्रभाव आप पर बहुत दिनों तक रहता है, जिनमें शनि, राहु, केतु और बृहस्पति होते हैं, सभी का राशि परिवर्तन होगा। पहला राशि परिवर्तन 29 मार्च 2025 को शनिदेव का होगा। इसके अलावा 14 मई 2025 को आपका लग्नेश यानी देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे और उसके बाद 18 मई यानी जस्ट 4 दिन के बाद राहु और केतु का भी राशि परिवर्तन होगा।
कुछ टाइप तक शापित योग या पिशाच योग का फॉर्मेशन होगा जो शनि और राहु की युति के कारण बनेगा और मीन राशि पर ही ये बनने वाला है। इसलिए आपके लग्न पर शापित योग जो रहेगा वो 29 मार्च 2025 से लेकर 18 मई 2025 तक ये शापित योग भी बना रहेगा। इसको विशेष रूप से उस ड्यूरेशन में आपको सावधानी बरतनी चाहिए। वीडियो के अंत में मैं कुछ डेट भी आपको बताऊंगा जो आपके लिए पॉजिटिव रहेंगे या निगेटिव रहेंगे, और वो किस किस चीज के लिए रहेंगे, आपके स्वास्थ्य को लेकर, आपके प्रॉपर्टी को लेकर, आपके ट्रैवलिंग को लेकर, आपके लव रोमांस को लेकर, आपके सडन गेन या सडन लॉस को लेकर, और भी बहुत सारी चीजें, फाइनेंस को लेकर, करियर को लेकर, हर चीजों की बातें हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रारंभ करने वाले हैं वर्ष 2025 में जो शनि का जो प्रभाव रहेगा वो आप पर कैसा रहने वाला है, क्योंकि सबसे पहले जो राशि परिवर्तन होगा 29 मार्च को शनि देव का ही होगा। देखिए, शनि देव को मीन लग्न या मीन राशि में डिपार्टमेंट क्या दिया गया है? एकादश भाव का डिपार्टमेंट मिला है, द्वादश भाव का डिपार्टमेंट मिला है, और आपके लग्नेश का शनि से किसी प्रकार की कोई दुश्मनी नहीं है। एक प्रकार से शनि भी बृहस्पति को न्यूट्रल मानता है और बृहस्पति भी शनि को न्यूट्रल मानता है। लेकिन शनि देव जो वर्तमान में द्वादश भाव में थे वो अपना राशि परिवर्तन करके आपके लग्नस्थ भाव में आ जाएंगे, आपके बॉडी पर प्रवेश करेंगे। और शनिदेव का इस जगह पर बैठना एक तो आपके पराक्रम को बढ़ाने की कोशिश करेगा, आपके छोटे भाई बहनों का सहयोग देगा, क्योंकि इनकम को लेकर पराक्रम में देखेंगे। इनकम के मालिक हैं और विदेश के मालिक है और वो पराक्रम को देख रहे हैं। तो आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनके इनकम को बढ़ाना, जिसके कारण आपका भी पराक्रम बढ़ेगा और विदेशों में मान सम्मान का बढ़ना, ये सबसे पहला और पॉजिटिव प्रभाव शनिदेव यहाँ पर देने वाले हैं। इसमें कहीं पे भी कोई डाउट नहीं है। शनिदेव की जो दृष्टि पड़ेगी आपके कर्म स्थान पर भी पड़ेगी। तो जो लोग रियल एस्टेट से जुड़ाव करते हैं, जो लोग आयरन स्क्रैप से रिलेटेड या आयरन से रिलेटेड किसी भी प्रकार से जुड़ाव करते हैं, फार्मा से, मेडिसिन से रिलेटेड करते हैं, ऐसे मीन लग्न वाले जातकों के लिए ये साल करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा होने वाला है। शनिदेव की जो दृष्टि पड़ेगी आपके जीवन साथी पर भी पड़ेगी। तो जिनके ऑलरेडी विवाह हो चुके हैं उनके वैवाहिक जीवन में लंबे समय तक खुशहाली रहेगी, लेकिन जिनके विवाह नहीं है उनके विवाह में और विलंब शनिदेव यहाँ पर कराएंगे, क्योंकि शनिदेव विलंब के कारक माने जाते हैं। किसी प्रकार का नया व्यवसाय में पार्टनरशिप करना चाहते हैं, आप मीन लग्न या मीन राशि के हैं, तो ये समय जो रहेगा लंबे टाइम का, अगर आप प्रोस्पेक्ट देखते हैं 2 साल, 5 साल, 10 साल का, अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से किसी प्रकार का निवेश करना चाहते हैं तो आप निवेश यहाँ पर कर सकते हैं। तो शनि का जो प्रभाव रहेगा ऑलमोस्ट आपके लिए अच्छा ही रहेगा, बहुत खराब नहीं रहेगा। विदेशों से लाभान्वित होंगे और खुद भी लाभान्वित रहेंगे। छोटे भाई बड़े दोनों भाई बहनों का जो संबंध रहेगा आपसे बहुत ही अच्छा होना प्रारंभ हो जाएगा। तो कहीं पे भी शनिदेव आपको नकारात्मक प्रभाव नहीं दे रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि राहु का राशि परिवर्तन होगा। राहु का राशि परिवर्तन वैसे तो 18 मई को होगा, लेकिन राहु और शनि बहुत टाइम तक पिशाच योग या शापित योग बनाकर आपके लग्न भाव में रहेंगे। ये वो समय रहेगा 29 मार्च से लेकर 18 मई तक का। इस समय आपको बेहद सावधानी रखनी चाहिए, बेहद सावधान होकर कार्यों को करना चाहिए, क्योंकि एक भी परेशानी आपको बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पर पहुँचा सकती है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये शापित योग आपके आत्मविश्वास में परेशानी करेगा। लग्नस्थ भाव में ये शापित योग बनेगा तो आपका जो मानसिक स्थिति है इन 2 महीने में मानसिक तनाव कुछ ज़्यादा हो सकता है। कई बार चाहते ना चाहते ही अपने आप को आप खुद धोखा देने की कोशिश कर सकते हैं। आपके मन में नकारात्मक सोच आ सकती है, सुसाइडल टेंडेंसी भी उत्पन्न हो सकती है, लेकिन आपको भगवान विष्णु की लगातार
पूजा करना चाहिए, यानी विष्णु देव की अगर आप पूजा करते रहते हैं लगातार तो फिर आपको कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। विशेष रूप से 29 मार्च से लेकर 18 मई तक का जो डेट है, इसमें आपको भगवान विष्णु की, श्री हरि की जो उपासना है, विष्णु सहस्त्रनाम आप कीजिए या विष्णु देव की पूजा कीजिए, जिससे कि कोई भी नकारात्मक प्रभाव रहेगा वो कम होगा। क्योंकि जब पिशाच योग या शापित योग बनता है, जिस भाव में बनता है उस भाव का नाश कर देता है। लग्न में बैठेगा, लग्न आप खुद हैं और आपका लग्न पे अगर ये स्थिति बनती है 2 महीने की लगभग, तो इसमें सुसाइडल टेंडेंसी भी डेवलप हो सकती है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी कि आप जान रहे हैं कि वो गलत है, लेकिन फिर भी आप रोक नहीं पाएंगे और उस गलत चीज़ों में लगातार इन्वॉल्वमेंट होने से अंत में आपको मानसिक तनाव भी डेवलप होगा। तो राहु और शनि का जो एक साथ पिशाच योग जो बनेगा वो आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं राहु और केतु का जो राशि परिवर्तन होगा, क्योंकि राहु जो है वर्तमान में जहां पर है वो आपके लग्नस्थ भाव में है, आपको अच्छे परिणाम भी दिए होंगे, लेकिन अब ये द्वादश भाव में जाकर बैठ रहे हैं और साथ में केतु जो है आपके सप्तम से निकल के षष्ठम भाव में बैठ रहे हैं। देखिए, षष्ठम भाव का केतु ओवरऑल कहा जाए तो रिजल्ट अच्छा देता है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। अगर आपके ऊपर कोई लिटिगेशन है, कोई परेशानी है, गुप्त शत्रु हैं, आपके शरीर में रोग उत्पन्न हो गया, तो इनसे रिकवरी कराएगा, इनकी परेशानियों से आपको दूर करेगा। तो हर तरीके से पॉजिटिव रिस्पॉन्स केतु का षष्ठम भाव में जरूर देगा। उपचय भाव भी है षष्ठम भाव, इसलिए यहाँ पर केतु का प्रभाव आपके लिए अच्छा रहने वाला है। लेकिन मुझे परेशानी है राहु से। द्वादश भाव का जो राहु होता है, एक प्रकार से देखा जाए तो अगर आप न्यायिक मामलों में इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं पर आपके ऊपर लिटिगेशन, लीगल केसेस के होने की संभावना वर्ष 2025 में हो रहा है और ये सब कुछ उस समय ज़्यादा एक्टिवेट रहेगा जब 18 मई का डेट बीतेगा और राहु राशि परिवर्तन करेंगे। चाहे किसी भी तरीके से ऐसी कंडीशन बन सकती है जिसके कारण आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि द्वादश भाव का जो राहु होता है वो बहुत खतरनाक माना जाता है, जेल यात्रा तक भी कराता है। इसलिए आपको कोई भी डॉक्यूमेंटेशन पे अगर साइन करना हो तो बहुत सावधानी से कीजिएगा। जिन पर आपको ट्रस्ट नहीं है उनके साथ आपको रिलेशन बनाने की बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। और विशेष रूप से जब पिशाच योग या शापित योग बनेगा 29 मार्च से लेकर 18 मई तक का, ये एक प्लेटफॉर्म डेवलप करेगा। इसी में आप गलती करेंगे जिसका रिजल्ट आपको द्वादश भाव में ले जाएगा राहु। तो राहु का द्वादश भाव में बैठना बहुत अच्छा नहीं है। साथ में द्वादश भाव का जो राहु है वो मदर को भी देखेगा, आपके प्रॉपर्टी को भी देखेगा। तो प्रॉपर्टी से संबंधित किसी प्रकार का विवाद हो सकता है और इसके लिए आपको न्यायालय में भी जाना पड़ सकता है। तो प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए बहुत सावधानी बरतिएगा, क्योंकि द्वादश भाव का राहु, अगर आप विदेश में हैं तब तो अच्छी बात है, तो आपको विदेश की यानी लंबी दूरी की यात्राओं के परिणाम स्वरूप जो आपकी क्रिएटिविटी होगी, जो रचनात्मकता होगी, जो मानसिक शांति मिलती है, वो सभी कुछ यहाँ पर आप गेन कर पाइएगा और हर तरीके से अच्छा रहने वाला है। लेकिन अगर आप ट्रैवलिंग नहीं कर रहे हैं और आप अपने जन्म स्थान के आसपास ही हैं तो यहाँ पर राहु कुछ ना कुछ परेशानी डेवलप करके न्यायिक मामलों में आपका इन्वॉल्वमेंट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपको करा सकता है। तो इसलिए सावधान रहिए, क्योंकि राहु का राशि परिवर्तन मेष राशि, मेष लग्न दोनों जातकों के लिए बहुत अच्छा नहीं होने वाला है। इसके अलावा जो राहु की उपस्थिति रहेगी, इसकी दृष्टि आपके माता के स्थान पर पड़ेगी, भूमि पे पड़ेगी, वाहन पे पड़ेगी। तो अगर आप प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते हैं, परचेज नहीं, अगर आप प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते हैं, पुरानी प्रॉपर्टी है उसको आप बेचना चाहते हैं, तो राहु यहाँ पर आपको बेचने में मदद कर देगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। इसके अलावा राहु की जो दृष्टि पड़ेगी वो अष्टम भाव पे पड़ेगी। अष्टम भाव का जो राहु है द्वादश में बैठेगा, अष्टम को देखेगा, तो निश्चित रूप से कोई बड़े प्रॉफिट या लॉस की जो संभावना है राहु उसको एक्टिवेटेड बहुत ज़्यादा करेगा। और राहु वैसे इस स्थान पर पैतृक संपत्ति या
छुपा हुआ धन या फंसा हुआ धन को निकालने की भी कोशिश करेगा, लेकिन न्यायिक मामलों में जाकर बैठा हुआ है तो विदेश में जाकर इसका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। यानी आप अपने जन्म स्थान से दूर जाकर अगर किसी प्रकार का लीगल एक्शन लेते हैं तो आपको रिजल्ट देगा। लेकिन कुल मिलाकर राहु का जो राशि परिवर्तन है वो उतना अच्छा, उतना सकारात्मक मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं तो ट्रैवलिंग के लिए बहुत ही अच्छा है, विदेश जाइए उसके लिए भी अच्छा है, लेकिन निवेश के लिए ये समय राहु अच्छा नहीं देगा। कोई ना कोई मामले में आपको फंसाकर आपके धन का नुकसान कर सकता है। तो एक प्रकार से राहु का राशि परिवर्तन आपके लिए एक चैलेंज रहने वाला है। यहाँ पर द्वादश भाव का राहु कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाला है यहाँ पर। इसके बाद केतु की बात किया जाए तो केतु अग्नि त्रिकोण में इस बार जा रहे हैं। वर्ष 2025 में अग्नि त्रिकोण में ये प्रवेश करेंगे और अग्नि त्रिकोण में प्रवेश करने के साथ साथ इनकी जो दृष्टि पड़ने वाली है वो आपके धन भाव पर पड़ेगी। यानी जहाँ पर मेष राशि है, 1 नंबर का साइन बना है, वहाँ पर जाएगी और साथ में धनु राशि में पड़ेगी। धनु का मतलब हो गया कि आपके दशम भाव पर पड़ेगी। तो किसी प्रकार के चोट चपेट का लगना ऐसा हो सकता है। नौकरी या व्यवसाय में किसी प्रकार का स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। केतु भी यही इंडिकेट कर रहा है कि जन्म स्थान से दूर जाइए, राहु भी यही इंडिकेट कर रहा है कि जन्म स्थान से दूर जाइए। इसलिए स्थान परिवर्तन अगर वर्ष 2025 में किसी भी कारण से होता है तो ये इंडिकेट कर देता है कि आपके लिए आने वाला समय सही रहेगा। फिर राहु और केतु का जो नकारात्मक प्रभाव रहेगा वो उतना आपके ऊपर रहने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर सावधानी के साथ काम करना चाहिए। जो लोग डॉक्टर हैं, सर्जरी रिलेटेड काम करते हैं, उनके लिए यही केतु आपको कॉम्पिटिटिव मामलों में भी सफलता देगा। कुछ नए खोज अनुसंधान में भी आपको रिजल्ट अच्छा देने वाला है, आपके नेम फेम को भी बढ़ाने वाला है। तो शनि जहाँ पर आपको डिसिप्लिन में रहना सिखाएगा, विदेशों से लाभान्वित कराएगा, बड़े और छोटे दोनों भाई बहनों का सहयोग देगा, वहीं पर राहु आपको कुछ तकलीफ भी देने वाला है। केतु का प्रभाव मोर और लेस आपके लिए अच्छा है, लेकिन परिवार में कुछ ना कुछ केतु का जो इंडिकेशन है वो अच्छा नहीं है। किसी प्रकार का जो दुखद समाचार है वो केतु यहाँ पर दे सकता है पूरे परिवार में। तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे आपके लग्नेश के लिए, यानी बृहस्पति देव का क्या प्रभाव होगा वर्ष 2025 में। क्योंकि बृहस्पति देव को अगर हम देखते हैं, आपके लग्न के मालिक है, आपके दशम भाव के मालिक है और खुद इस समय पराक्रम में, मेहनत में जाकर पिछले साल से बैठे हुए हैं। लेकिन इस बार इनकी गति जो रहेगी वो बहुत फास्ट होने वाली है। सामान्यतः देवगुरु बृहस्पति एक राशि में 1 साल तक या 11 महीने तक रहते ही रहते हैं, लेकिन इस बार वर्ष 2025 में 3 राशियों का आपको प्रभाव देंगे। क्योंकि 14 मई तक ये वृषभ का रिजल्ट देंगे, 14 मई से लेकर 9 अक्टूबर तक ये मिथुन का रिजल्ट देंगे और उसके बाद फिर ये 9 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर तक फिर ये उच्च के हो जाएंगे और कर्क का भी प्रभाव यहाँ पर देंगे और फिर ये वापस रेट्रो होकर मिथुन में चले जाएंगे। तो कई चीजें यहाँ पर होने वाली है। लग्नेश जब आपके मेहनत में रहेगा तो मेहनत आपका बढ़ाने वाला है और उसके कारण धनार्जन भी आपका कराएगा। तो धन के लिए, मेहनत के लिए, नेम फेम के लिए जब तक वृषभ में है तब तक अच्छा है। उसके बाद ये लग्न के मालिक होकर, दशम के मालिक होकर सुख स्थान पर चले जाएंगे। तो इस समय पूरे वर्ष 2025 में जो आपके लिए सबसे ज्यादा पॉजिटिव कोई ग्रह हो सकता है तो वो देवगुरु बृहस्पति हो सकते हैं, जो आपके सुख को बढ़ाएंगे, आपकी मानसिक शांति को बढ़ाएंगे, आपकी मानसिक चेतना को बढ़ाने वाले हैं। और यही बृहस्पति देव जो है राहु के इफेक्ट को काउंटर कर सकते हैं। अर्थात अगर आपके ऊपर कोई न्यायिक मामला फंस गया, आप किसी भी परेशानी में फंस गए, माता को किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न हो रही है, तो ऐसे समय में आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नामक द्वादशाक्षर मंत्र जो होता है इसका आपको लगातार जाप करना चाहिए। ऐसा करने से आपको काफी अच्छे परिणाम मिलेंगे। इसके बाद बृहस्पति देव जो रहेंगे, क्योंकि मिथुन राशि में 14 मई से लेकर 9 अक्टूबर तक रहने वाले हैं, यहाँ पर आपको मानसिक शांति देंगे। निश्चित रूप से धार्मिक यात्राएं भी कराएंगे, धर्म के प्रति आपका झुकाव भी बढ़ाएंगे और साथ में आपके अष्टम को भी देखेंगे। तो अष्टम में
थोड़ा लीवर रिलेटेड किसी प्रकार का, अगर आपके लीवर फैटी रहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। लीवर में इन्फेक्शन करा सकते हैं, क्योंकि अष्टम को भी देखेंगे और हॉस्पिटल को भी देखेंगे। तो वैसे तो सुख आपको देंगे, हर तरीके का, मकान का सुख देंगे, प्रॉपर्टी का सुख देंगे, मानसिक सुख देंगे, लेकिन लीवर में इन्फेक्शन करा सकते हैं। और हॉस्पिटल से रिलेटेड क्योंकि राहु भी वहां पर बैठेंगे, तो निश्चित रूप से आपको बृहस्पति से संबंधित जो भी आप काम कर सकते हैं वो आपको करना चाहिए। अगर आपकी दशा अंतर्दशा गलती से भी राहु की चल रही है तो इस समय विशेष रूप से आपको सावधानी करना चाहिए, क्योंकि राहु की शांति पूजा करने से आपको लाभ बहुत ज्यादा मिलेगा। न्यायिक मामलों में अगर फंस गए हो, प्रॉपर्टी के लेन देन में फंस गए हो, तो वहां पर आपको ये काम जरूर करवा लेना चाहिए। इसके बाद बृहस्पति देव जो है कुछ टाइम के लिए आपके लग्न के सापेक्ष में परम उच्च के हो जाएंगे। तो ज्ञान, अंतर चेतना, यानी जिसको हम लोग कहते हैं कि एकदम उच्च का ज्ञान, अगर संतान है तो संतान से कुछ खुशखबरी भी मिलना, और अगर आपके प्रेम संबंध टूटे हुए थे, बन नहीं रहे थे, तो प्रेम संबंध को भी बढ़ाने का प्रयास करेंगे। लेकिन विवाह में बृहस्पति देव तो अपना काम करेंगे, लेकिन शनि देव डिले करने की कोशिश करेंगे। तो जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए डिले का कारक भी शनि देव बनेंगे, लेकिन बाकी लोगों के लिए रिजल्ट यहाँ पर कंपैरेटिवली लेस और मोर अच्छा देने वाले हैं। तो केवल एक ही ग्रह इस समय आपके लिए जो वर्ष 2025 में एक्टिवेटेड है। अब हम बात करने वाले हैं बाकी ग्रहों का भी जो प्रभाव कंबाइंड इफेक्ट देंगे, देखने वाले हैं, और ये देखेंगे कि इस वर्ष 2025 में कौन से डेट आपके लिए अच्छे आ रहे हैं, कौन से डेट खराब आ रहे हैं, आपके प्रॉपर्टी के लिए, आपके स्वास्थ्य पर, आपके करियर पर, फाइनेंस पर, और आपके प्रेम प्रसंग पर, ट्रैवलिंग पर, प्रॉफिट पे, हर एस्पेक्ट को मैंने कैलकुलेट किया है। और नव ग्रहों का जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनता है उसमें जो कॉमन पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहे हैं उसके आधार पर कुछ डेट भी मैंने निकाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य को लेकर क्या वर्ष 2025 बता रहा है। देखिए, स्वास्थ्य आपका वैसे तो पूरे वर्ष थोड़ा सा मध्यम रह सकता है, क्योंकि लग्न में जब शापित योग बनेगा तो थोड़ा सा मानसिक परेशानी, सोसाइटल अटेम्प्ट को ये बढ़ाने की कोशिश करेगा। लेकिन 26 नवंबर से लेकर 7 दिसंबर तक का जो टाइम रहेगा ये स्वास्थ्य में कुछ ज्यादा ही अवरोध उत्पन्न करने की कोशिश करेगा। तो इस डेट में आपको स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। बाकी समय जो है आपके लिए अच्छा रहेगा, एवरेज रहेगा। अगर कुछ नकारात्मक सोचें आती हैं तो निश्चित रूप से आपको कंसल्टेशन बुक करना चाहिए। प्रॉपर्टी रिलेटेड जो टाइम आ रही है, केवल एक टाइम ऐसा आ रहा है जो खराब है, बाकी सभी टाइम प्रॉपर्टी से रिलेटेड अच्छे आ रहे हैं। 16 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक का 12 दिन का जो टाइम है, इसमें प्रॉपर्टी में गलती से भी निवेश किया तो परेशानी होगी। लेकिन जो अच्छे डेट आ रहे हैं उसमें 4 जनवरी से 14 जनवरी, 27 फेब से लेकर 14 मार्च, 3 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल, ये सभी डेट आपके लिए अच्छे आ रहे हैं। करियर के लिए कहा जाए या प्रोफेशन के लिए कहा जाए तो 1 जनवरी से 7 मई तक का टाइम बहुत अच्छा नहीं है। किसी प्रकार का जॉब परिवर्तन करना है तो 7 मई के बाद कीजिएगा, और उसके बाद आपके लिए जो बेस्ट टाइम आ रहा है, थोड़ा कम आ रहा है इस बार, लेकिन 18 अक्टूबर से लेकर 26 नवंबर तक का टाइम आपके करियर में उन्नति या प्रमोशन के योग को लेकर आ रहा है। लक की बात किया जाए तो पूरा वर्ष लक एटलीस्ट आपका साथ देगा। 1 जनवरी से लेकर 24 अक्टूबर तक का टाइम आपके लिए अच्छा है, उसके बाद न्यूट्रल रहेगा। फाइनेंस की बात किया जाए तो फाइनेंस भी 1 जनवरी से लेकर 24 अक्टूबर तक का टाइम आपके लिए अच्छा ही रहने वाला है। शिक्षा के लिए बात किया जाए, संतान के लिए, प्रेम प्रसंग के लिए, तो जो खराब समय आ रहा है वो 1 जनवरी से 7 मई तक का टाइम आ रहा है, जिसमें थोड़ी परेशानी हो सकती है, और उसी समय शापित योग या पिशाच योग भी बनेगा। तो 1 जनवरी से 7 मई तक का जो टाइम है अच्छा नहीं है, लेकिन 18 अक्टूबर से लेकर 26 नवंबर तक का टाइम आपके लिए अच्छा रहने वाला है। मैरिड लाइफ की बात किया जाए तो केवल 16 जुलाई से लेकर 21 अगस्त का टाइम है, जिसमें आपके मैरिड लाइफ में कुछ परेशानी हो सकती है। इसके अलावा 3 रेंज ऐसे निकल के आ रहे हैं जिसमें आपकी मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी। 4 जनवरी से 14 जनवरी, 27 फेब से लेकर 14 मार्च, और 3 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल का डेट कैलकुलेशन में निकल के आ रहा है। ट्रैवलिंग के लिए 1 जनवरी से 29 मार्च तक कोई भी ट्रैवलिंग नहीं कीजिएगा। उसके बाद ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं, और ज्यादा ट्रैवलिंग करना राहु के नकारात्मक प्रभाव को कम भी करेगा। इसके अलावा प्रॉफिट की बात किया जाए तो
4 ऐसे डेट आ रहे हैं जिसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन एक ऐसा डेट रेंज आ रहा है जिसमें आपको नुकसान ज़्यादा होगा। तो इस डेट में आप निवेश नहीं कीजिएगा। जो डेट आ रहा है 1 जनवरी से लेकर 24 जनवरी, इसमें बिल्कुल भी निवेश नहीं कीजिएगा। दूसरा, 28 जनवरी से 27 फेब तक का टाइम आपके लिए अच्छा है। 31 मई से 22 जून तक का टाइम भी आपके लिए अच्छा है। 18 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक का भी टाइम अच्छा है। और 26 नवंबर से लेकर 7 दिसंबर तक का भी जो टाइम है आपके लिए अच्छा है। देखिए, यह केवल गोचर का परिणाम है। मैंने आपको वर्षफल की डेफिनेशन प्रारंभ में ही समझा दी, लेकिन उम्मीद है कि आपको ये बात तो समझ में आ गया होगा कि अगर आप मीन लग्न है और मीन राशि के जातक हैं, तो आपके लग्न या राशि के सापेक्ष जो गति होगी ग्रहों की, वो आपको कुछ पॉजिटिव या कुछ निगेटिव जरूर करने वाला है। उसका कंबाइंड इफेक्ट के कारण जो जो डेट आ रही है, उन डेट को मैंने स्पष्ट रूप से बताया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, जिससे कि आपको इस तरीके वीडियो लगातार मिले। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि जो भी चीज़ नकारात्मक दिखाई दे रही है, कम से कम उसका जो प्रभाव हो आपके ऊपर ना हो। उपाय जो मैं बताया हूँ आप उसको फुल्ली करेंगे और ये वर्ष आपके लिए अच्छा बीते। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।